आज हम आ जाते हैं हमारे डिस्कशन के ऊपर। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 का पहला केस बता दिया था आपको। स्टेप नंबर 4 का पहला केस, अगर टाउ वी टाउ सी बाय 2 से कम हो। क्लियर चीज? तो ये हमने एनालिसिस कर ली थी। अच्छा, सच में मिला है तो भैया जो बातें बोलते हैं वो सच में तो होती हैं, ये थोड़ी बस बोलते हैं फिर होता नहीं है। ये अलग ही है कि सर सच में मिला है एक्स्ट्रा। चलो कोई बात नहीं। तो पहला केस हमारा हो गया, फर्स्ट केस वी हैव डिस्कस्ड। अब दूसरे केस की बात करते हैं। तो दूसरा केस, द सेकंड ऑफ द केस विच इज देयर। तो दूसरा केस हमें बोलता है इफ टाउ वी लेस देन टाउ सी बाय 2 हो गया है। दूसरा केस है हमारा टाउ वी इज लेस देन टाउ सी बट ग्रेटर देन टाउ सी बाय 2, ग्रेटर देन टाउ सी बाय 2। In this situation, the minimum shear reinforcement is to be provided for all types of member. तो अगर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ से कम हो जाए एक्सक्लूडिंग शेयर रीइंफोर्समेंट पर टाउ सी बाय 2 से ज्यादा हो, तो आप नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ, नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मेंबर। सो विल से इन सच केस, in such case nominal shear reinforcement is provided, nominal shear reinforcement is provided, nominal shear reinforcement is provided in all the members। नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे सारे मेंबर्स के अंदर। पिछले वाले केस में किसमें प्रोवाइड किया था? सिर्फ प्राइमरी मेंबर्स के अंदर प्रोवाइड किया था। क्या है हमारी नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट? ए एस वी अपॉन बी एस वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 0.87 एफ वाई। इसी को लिखने का एक और तरीका बताया था आपको, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस वी इंटू डी अपॉन एस पी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 बी इंटू डी। तो जैसे मर्जी एनालाइज कर लो। इसका मतलब पीछे वाले दोनों केस को क्लब करो, क्या समझ में आया? पीछे वाले अगर दोनों केस को क्लब करूं, ये समझ में आया कि अगर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ से कम है, आपको नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी या तो सारे मेंबर्स के अंदर या प्राइमरी मेंबर्स के अंदर, एज द केस में बी। अब सवाल ये है कि ये नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट क्यों दी जाती है? हमारा जो शेयर स्ट्रेस है वो तो कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ से कम है, तब भी ये रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करी गई? इसके बहुत सारे रीजन है। अब क्या बहुत सारे रीजन है? इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनता है। इट प्रिवेंट्स दी हॉरिजॉन्टल क्रैक्स इन दी मेंबर ड्यू टू श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। तो जो श्रिंकेज है उसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल क्रैक डेवलप होता है, ये नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट उसको रोकती है। इट कन्फाइंस दी कंक्रीट, ये कंक्रीट को कन्फाइन करती है, जिससे उसकी क्या होती है? शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। It enhances the performance of the member in the case of torsion. It enhances the dowel action of the longitudinal reinforcement. ये हमारी longitudinal reinforcement को lateral buckling को avoid करती है। ये हमारी longitudinal reinforcement की lateral buckling को avoid करती है। It controls the propagation of the diagonal cracks. जो diagonal cracks develop होते हैं उसकी propagation को रोकती है। अब इतने सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हमें nominal shear reinforcement तो देना ही पड़ता है। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? Any of the point to be referred from this for anyone? हाँ, नॉमिनल का मतलब मिनिमम है। तो ये चीज मैं आपको नोट करके मेंशन करा देता हूँ। तो ये चीज मैं आपको नोट करके मेंशन करा देता हूँ। तो नोट क्या बोल रहा है? सो नोट क्या बोल रहा है? Hence, if tau v, so from above two cases, so we can say from above two cases, from above two cases, if nominal shear stress from above two cases, इसको डिलीट किया, if tau v is less than tau c, अगर tau v tau c से कम है, if tau v is less than tau c, nominal shear reinforcement is provided either for all members, either for all members or primary members, or primary members, as the case may be, जैसा भी केस हो उसके हिसाब से। so as the case may be for following purposes। अब क्या पर्पस है इसके?
फॉर फॉलोइंग पर्पस है। अब खूब सारे पर्पस है इसके, एन नंबर ऑफ पर्पसेज आर देयर। अब वो सारे लिख देते हैं हम। तो कौन कौन से पर्पस निकल के आते हैं? व्हाट आर दी पर्पसेज? फर्स्ट, इट इम्पार्ट्स डक्टिलिटी। तो इट इम्पार्ट्स डक्टिलिटी, तो ये मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट क्या इम्पार्ट करती है? डक्टिलिटी को इम्पार्ट करती है। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स हॉरिजॉन्टल क्रैक्स इन मेंबर, horizontal cracks in member due to shrinkage, horizontal cracks in the member due to shrinkage, shrinkage की वजह से जो क्रैकिंग होती है उसको अवॉइड कर देता है ये। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स कन्फाइनमेंट टू द कंक्रीट, कंक्रीट को कन्फाइन करता है, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उससे। इट प्रोवाइड्स कन्फाइनमेंट टू द कंक्रीट, कन्फाइनमेंट टू द कंक्रीट, इसको नीचे ले आओ वापस। कन्फाइनमेंट ऑफर करता है कंक्रीट को, सी पॉइंट। नेक्स्ट, it enhance the performance of the member, it enhance the performance of the member subjected to torsion, next, it enhance the dowel action of longitudinal bar, dowel action of longitudinal bar, dowel action of longitudinal bar. Next, prevents the lateral buckling of longitudinal bar, lateral buckling को avoid करता है। prevents lateral buckling of longitudinal bars. Next क्या करता है? It controls the propagation of diagonal cracks. अब इतने सारे रीजन है जो आपको बता दिए, तो जितने भी रीजन है सारे के सारे मेंशन कर दिए। ऑल द रीजंस आई मेंशन, कोई सा भी स्टेप रिपीट करना उसमें से। एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है? तो ये हमारा क्या निकल के आया? ये हमारा मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्यों देते हैं उसका पॉइंट निकल के आया। ये हमारा कौन सा केस था? ये हमारा केस नंबर 2 था। दिस वाज आवर केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 मैंने बी लिखा था शायद। अब बात करते हैं सी केस की। नाउ सी केस, अगर टाउ बी की वैल्यू टाउ सी से ज्यादा निकल के आ जाए, इफ टाउ बी इज मोर देन टाउ सी। सेकंड बता दीजिए क्या है भैया? सेकंड, जो हॉरिजॉन्टल क्रैक डेवलप होते हैं हमारे मेंबर में श्रिंकेज की वजह से, उसको अवॉइड करता है। हॉरिजॉन्टल क्रैक जैसे ये मैं ऊपर बना के दिखा रहा हूँ आपको, जैसा आई एम शोइंग यू एट दी, ये वाली जानकारी मैं आपको ऊपर बना के दिखा रहा हूँ। ये मैं एरो बना दूंगा, फिर आई शो दी एरो ऑल्सो। तो जो हॉरिजॉन्टल क्रैक डेवलप होते हैं, ये यहाँ से भी समझ में नहीं आएगा इनको, तो इसलिए थोड़ा छोटा बनाओ। ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये हॉरिजॉन्टल क्रैक की डेवलपमेंट को रोकता है। इट अवॉइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्रैक ड्यू टू श्रिंकेज। तो आपकी समझ के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल क्रैक बना के दिखाए हैं। आई हैव ड्रॉन दी हॉरिजॉन्टल क्रैक्स। रीइंफोर्समेंट, हैंगर बार, हैंगर बार, फिर हमारी आई शेयर रीइंफोर्समेंट, देन दिस इज अवर शेयर रीइंफोर्समेंट। ये हमारी शेयर रीइंफोर्समेंट है, दिस अवर शेयर रीइंफोर्समेंट, मेन रीइंफोर्समेंट, हैंगर बार, देन ये हमारी शेयर रीइंफोर्समेंट। अब ये शेयर रीइंफोर्समेंट क्या करता है? हॉरिजॉन्टल क्रैक जो डेवलप हो रहे हैं उनकी डेवलपमेंट को रोकता है। ये हॉरिजॉन्टल क्रैक दिखाया मैंने आपको। सो दीज आर दी हॉरिजॉन्टल क्रैक्स विच आर डेवलप्ड। तो ये हमारी क्रैक्ड पोर्शन है कंक्रीट की, तो ये दिखा रखा है, ये क्रैक डेवलप हो जाता है कंक्रीट के अंदर। सो दीज हॉरिजॉन्टल क्रैक्स आर डेवलप्ड इन द कंक्रीट। तो हॉरिजॉन्टल क्रैक जो डेवलप होते हैं श्रिंकेज की वजह से, उसको रोकता है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट कहाँ गया? सेकंड पॉइंट वाला गायब हो गया। सेकंड पॉइंट वाला बता दिया, गुन्नी बॉय। चलो
आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट का एक्सप्लेनेशन था, ये आपके दूसरे पॉइंट का एक्सप्लेनेशन था। आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे थे? हाँ, ये तो पेज था मेरा। दिस वॉज अवर पेज। वन लेग सिर्फ बनाया है, ये देखो दूसरा आया। भाई आगे ठीक है नहीं है, एक टांग है इसकी। मतलब कल बना के दिखाया था 2 लेग स्टरप्स और 4 लेग स्टरप्स, मतलब अभी जो मैंने स्टरप बनाया इसकी एक ही टांग है। गजब, बढ़िया है। मतलब फिर तो तुम्हारी भी एक ही टांग होगी। तो साफ साफ दिख रही है 2 टांगे हैं उसकी, और अलग कलर से बना के दिखाई, नीले कलर से। उसके बाद भी बोल रहा सर 1 लेग स्टरप है। ये इसने नया डेवलप किया, 1 लेग स्टरप। बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस, तीसरा केस है, थर्ड ऑफ द केसेस, थर्ड ऑफ द केसेस इफ टाउ वी इज मोर देन टाउ सी। अगर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस अगर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस किससे ज्यादा हो, अगर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस किससे ज्यादा हो, हमारे कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ से ज्यादा निकल के आया, अब आपको शेयर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करनी पड़ जाएगी। नाउ द शेयर फॉर रीइंफोर्समेंट इज टू बी डिजाइंड। क्लियर है चीज सर? तो टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से ज्यादा निकल के आ जाए तो आपको शेयर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करके देना पड़ेगा। कितने शेयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए? टाउ वी माइनस टाउ सी के शेयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए। सो इन सच केस, इस केस में हम शेयर रीइंफोर्समेंट, सो इन सच केस shear reinforcement is designed to resist shear force of tau v minus tau c into bd। इतने शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? इतने शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? शेयर रीइंफोर्समेंट देनी पड़ेगी। क्लियर है? चलो बढ़िया। अब शेयर रीइंफोर्समेंट की डिजाइनिंग आ गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो चौथे स्टेप का जब तीसरा पार्ट खत्म हुआ तब समझ में आया कि हमें शेयर रीइंफोर्समेंट देना है। नाउ वी हैव टू प्रोवाइड द शेयर रीइंफोर्समेंट। अब शेयर रीइंफोर्समेंट कैसे देते हैं? स्टेप नंबर 5। कौन सा स्टेप हमारा? इससे पहले कौन सा स्टेप था? 4 स्टेप हो गए थे, हाँ। स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5, सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, ये तो भैया पीछे बता रखा है, ये तो जब थ्योरी करी थी वही बता दिया था कि टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, ज्यादा निकल के आएगा रीडिजाइन करना पड़ जाएगा आपको, या ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज करना पड़ जाएगा। तो पीछे बता दिया आपको, दोबारा थोड़ी मेंशन करना है। सो शेयर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, अगला स्टेप, शेयर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड बाय फॉलोइंग 3 वेज। अब 3 तरीके हैं शेयर रीइंफोर्समेंट देने के। There are 3 methods available to give the shear reinforcement। अब कौन कौन से 3 तरीके हैं? पहला तरीका, first of the method is vertical stirrups। The first of the method is vertical stirrups। अब vertical shear reinforcement दे दो, so vertical stirrups। The second of the method is bent up bars। The second of the method is bent up bars। Bent up bars with vertical stirrups। So bent up bars with vertical stirrups। और तीसरा तरीका है हमारे पास inclined stirrups। The third of the method is inclined stirrups। So third of the method is inclined stirrups। तो 3 तरीके हैं शेयर रीइंफोर्समेंट देने के, चाहे आप वर्टिकल स्टिरप्स दे दो, चाहे आप इंक्लाइंड स्टिरप्स दे दो, चाहे आप बेंट अप बार दे दो विद वर्टिकल स्टिरप्स। अब तीनों में क्या क्या फर्क होता है, एक एक करके उठाते हैं। पहला उठाया, द फर्स्ट इज वर्टिकल स्टिरप्स। तो पहला तरीका जिससे हम शेयर को रेजिस्ट कर सकते हैं इज बाय द प्रोविजन ऑफ व्हाट? वर्टिकल स्टिरप्स। अब अगर वर्टिकल स्टिरप्स की कहानी बताऊं, फिर से बीम बनी हुई है, अगेन आई हैव शोन दी बीम। पीछे बहुत बार बना दिया इसको मैंने, बट स्टिल आई हैव ड्रॉन दिस n नंबर ऑफ टाइम्स, दोबारा शो कर दिया है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, दिस इज अवर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन।
बीम आगे एक्सटेंडेड है, बीम इज एक्सटेंडेड फर्दर। अवर मेन रीइंफोर्समेंट, ये हमारी मेन रीइंफोर्समेंट है। ऊपर हैंगर बार है, ऊपर हैंगर बार है, एंड दीज आर अवर वर्टिकल स्टिरअप्स, ये हमारे वर्टिकल स्टिरअप्स है। सो दीज आर दी वर्टिकल स्टिरअप्स व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड। क्रैक भी बता रखा है आपको, क्रैक डेवलप होता है कितने एंगल पे, जो क्रैक डेवलप होती है सपोर्ट पे वो कितने एंगल पे डेवलप होती है, अरे येलो नहीं चाहिए, जो क्रैक डेवलप होती है वो कितने एंगल पे डेवलप होती है, क्रैक इज डेवलप्ड एट एन एंगल ऑफ व्हाट 45 डिग्री। तो ये क्रैक निकल के आ गया 45 डिग्री का एंगल है हमारे क्रैक का। क्लियर है? ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है हमारा, दिस इज अवर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन विच इज बीइंग शोन टू यू। ये उसी बीम का मैंने आपको क्रॉस सेक्शन बना के दिखा दिया। सो सेम बीम क्रॉस सेक्शन इज बीइंग शोन, तो सेम बीम क्रॉस सेक्शन इज बीइंग शोन, एक नहीं दो क्रॉस सेक्शन बना के दिखाया मैंने आपको, not one but two cross sections are being shown to you. Why? To show two different options. अब two legged four legged stirrups तो मैंने आपको कल बता दिए थे, so two legged four legged stirrups were being discussed yesterday, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। अब क्लोज्ड और ओपन सिरप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो हर चीज को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम डिस्कसिंग इन फुल डिटेल। तो जितना मैक्सिमम डिटेल हो सकता है वो सारी डिटेल एनालिसिस करी जा रही है यहाँ पे, द इंटायर डिटेल एनालिसिस इज बीइंग कैरिड आउट हियर। So entire detail analysis is being carried out. So this is our two-legged stirrups. तो दोनों ही two-legged stirrups हैं, ये मत बोल देना दूसरी वाली one-legged stirrups हैं, दोनों की दो दो टांगे हैं। बस फर्क ये है कि दूसरे वाले ऑप्शन में वो ओपन है, पहले वाले ऑप्शन में वो क्लोज्ड है। तो वर्टिकल stirrups में two-legged भी हो सकता है, four-legged भी हो सकता है, six-legged भी हो सकता है, eight-legged भी हो सकता है, पर वो क्लोज भी हो सकती है, वो ओपन भी हो सकती है। तो ये है हमारी two-legged closed stirrups, and this is our two-legged open stirrups. This is our two-legged open stirrups. ये हमारी two-legged open stirrups है। तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन है हमारा वर्टिकल स्टिरअप्स का। अब कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि वर्टिकल स्टिरअप्स कब सूट करता है। वर्टिकल स्टिरअप्स तब सूट करता है जब लोड रिवर्सल हो, जब स्ट्रेस रिवर्सिबल हो। जब स्ट्रेस रिवर्सल की बारी आएगी, वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट, हम क्या देंगे, हम वर्टिकल स्टिरअप्स प्रोवाइड करेंगे। तो पेज ऐड किया तो उसमें लिख दिया, क्या लिख दिया कि दे आर सूटेड फॉर लोड रिवर्सल कंडीशन। ये सूट करते हैं किसके लिए, लोड रिवर्सल कंडीशन के लिए। अब मुझे इसकी डिजाइनिंग करनी है, आई हैव टू गो फॉर द डिजाइनिंग ऑफ दिस। जरा देखना पीछे वाला डायग्राम, चेक द प्रीवियस डायग्राम। पिछले वाले डायग्राम में अब मैं जो डायमेंशन मार्क कर रहा हूं मुझे उसकी वैल्यू बताते जाना। जो मैंने अभी डायमेंशन मार्क करी, ये डायमेंशन कितनी है, जो मैंने अभी डायमेंशन मार्क करी, इस डायमेंशन की वैल्यू कितनी है, इस डायमेंशन की वैल्यू है स्मॉल डी। क्लियर है चीज, दिस डायमेंशन इज स्मॉल डी। ये जो ऊपर जो हमारा अफेक्टिव कवर होता है, अगर मैं उसको भी सेपरेट आउट कर दूं, जो ऊपर मेरा अफेक्टिव कवर होता है अगर मैं उसको भी सेपरेट आउट कर दूं, तो अब जो मेरी दूरी बची दोनों रीइंफोर्समेंट के बीच में, अब जो मेरी दूरी बची दोनों रीइंफोर्समेंट के बीच में, ये कितनी निकल के आई है, जो दूरी बची दोनों रीइंफोर्समेंट के बीच में, दिस इज डी माइनस डी डैश, दिस इज डी माइनस डी डैश। क्लियर है चीज। जो स्पेसिंग है स्टिरअप्स के बीच में वो भी आपको दिख रही है, स्पेसिंग बिटवीन दी स्टिरअप्स कैन ऑल्सो बी सीन। तो स्पेसिंग भी मैंने दिखा दिया आपको स्टिरअप्स के बीच में, तो स्पेसिंग ऑफ दी स्टिरअप्स कैन ऑल्सो बी सीन। मैंने आपको क्रैक जो डेवलप हो रहा है वो भी शो करके दिखा दिया। क्रैक डेवलप हो रहा है कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। सो क्रैक इज बीइंग डेवलप्ड एट दी एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो जरा मुझे ये बताना कितनी शेयर रीइंफोर्समेंट देने पड़ जाएगी मुझे पूरे क्रैक को कवर करने के लिए। How many number of shear reinforcement are required to cover the entire crack, जिसको बोला जाता है क्रैक लेंथ। How many shear reinforcements are required to cover the entire crack? इसका मतलब क्रैक जहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे टर्मिनेट हुआ, तो क्रैक जो हमारा स्टार्ट हुआ और जो टर्मिनेट हुआ इसको कवर करने के लिए मुझे कितनी रीइंफोर्समेंट देनी पड़ेगी, निकाल सकते हैं। कैसे निकालूं, हाउ टू कैलकुलेट दिस, कैसे निकाला जा सकता है। तो जो टोटल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है क्रैक का वो कितना है,
वर्टिकल है डी माइनस डी डैश, एंगल है मेरा 45 डिग्री का, तो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन निकल के आएगा वो भी कितना निकल के आएगा, डी माइनस डी डैश निकल के आएगा। डिवाइड कर दो किससे, स्पेसिंग से, तो डिवाइड विद द स्पेसिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट। कौन सी रीइंफोर्समेंट, शेयर रीइंफोर्समेंट। तो ये स्पेसिंग ही तो है हमारे शेयर रीइंफोर्समेंट की, एस वी एस वी एस वी एस वी। तो कैन यू गिव मी द नंबर ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट, क्या आप मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट इन वन क्रैक लेंथ, एक क्रैक लेंथ में कितनी शेयर रीइंफोर्समेंट है। सो नंबर ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट in one crack length, in one crack length, this will be equal to what, d minus d dash divide by sv। इतने शेयर रीइंफोर्समेंट देने पड़ जाएंगे आपको एक क्रैक लेंथ के अंदर। तो टोटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द शेयर रीइंफोर्समेंट कैन बी कंप्यूटेड। सो टोटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द शेयर रीइंफोर्समेंट, टोटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय शेयर रीइंफोर्समेंट, शेयर रीइंफोर्समेंट हमें कितना फोर्स प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट। तो स्ट्रेस कितना है 0.87 Fy, एक शेयर रीइंफोर्समेंट का एरिया कितना है Sv, मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ, मल्टीप्लाई कर दो किससे, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट से, d माइनस डी डैश बाय Sv। अब क्योंकि d डैश की वैल्यू बहुत छोटी होती है, वी कैन से सिंस d dash is much less than d, so you can say d minus d dash is approximately equals to d, ये approximately d के बराबर है। इसका मतलब जो शेयर आपको रेजिस्ट कराना है, कितना शेयर रेजिस्ट कराना था पीछे आपको, टाउ v माइनस टाउ c इंटू बी डी, शेयर विच वॉज टू बी रेजिस्टेड। तो बोलेंगे जो भी हमें शेयर रेजिस्ट कराना है विच इज इक्वल टू टाउ v माइनस टाउ c इंटू बी डी, ये किसके बराबर होना चाहिए, this should be equal to 0.87 Fy into ASV into D by SV। तो ये हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई। दिस डिजाइनिंग इज बीइंग कंप्लीटेड बाय अस। तो अगर आपने वर्टिकल सिरप्स प्रोवाइड किए, आपको उसकी स्पेसिंग यहां से निकालनी पड़ेगी। तो इस पूरी कहानी में अननोन क्या है, हमारी स्पेसिंग है। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट दी स्पेसिंग, यहां से आप स्पेसिंग निकाल सकते हो। और अगर स्पेसिंग पता है तो आप एरिया निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द एरिया। सो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग, कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है पूरी कहानी। डबल एक्शन क्या है, पीछे वाला लेक्चर देखो प्लीज, पीछे वाला लेक्चर देखो, पीछे से, हाँ पीछे वाले लेक्चर में था डबल एक्शन, पीछे से पीछे वाला लेक्चर। तो पीछे से पीछे वाला लेक्चर देखोगे डबल एक्शन समझ में आ जाएगा। चलो, तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया, दिस इज अवर फर्स्ट ऑप्शन, वर्टिकल सिरप्स। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन है हमारा इंक्लाइंड सिरप्स। द सेकंड ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज इंक्लाइंड सिरप्स। सो इंक्लाइंड सिरप्स कब दिए जाते हैं ये, दे आर प्रोवाइडेड व्हेन। तो अभी वर्टिकल सिरप्स की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं किसके, इंक्लाइंड सिरप्स के। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द इंक्लाइंड सिरप्स। अब इंक्लाइंड सिरप्स कब दी जाती हैं, इंक्लाइंड सिरप्स तब दी जाती हैं जब स्ट्रेस रिवर्सल का कोई इशू नहीं हो या लोड रिवर्सल का कोई इशू नहीं हो, क्योंकि लोड रिवर्सल के अंदर इंक्लाइंड सिरप्स काम नहीं करेंगी, दे विल बी नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड। पर इनका फायदा क्या होता है, क्योंकि इंक्लाइंड सिरप्स हैं, इंक्लाइंड सिरप्स का सारा कंट्रीब्यूशन होता है किसके अंदर, इंक्लाइंड सिरप्स का सारा कंट्रीब्यूशन होता है किसके अंदर, क्रैक की विड्थ को बढ़ने नहीं देना, क्योंकि ये क्रैक के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो इनका पूरा कंट्रीब्यूशन होगा क्रैक विड्थ को बढ़ने नहीं देना। तो क्रैक विड्थ कम निकल के आती है अगर हमने क्या प्रोवाइड करी, इंक्लाइंड सिरप्स प्रोवाइड करी। क्लियर है। So they are suitable when load reversal is not in the picture. So
they are suitable when there is no stress reversible, no stress reversal, स्ट्रेस रिवर्सल नहीं हो तब ये सूट कर जाते हैं, देन दे आर सूटेबल टू बी यूज। नेक्स्ट, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ द इंक्लाइंड क्रैक, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द they help in reducing the width of inclined crack, width of inclined crack, so they help in reducing the width of the inclined crack, ये width reduce करने में हमारी help करते हैं inclined crack की। अब जैसे मैंने पीछे आपको कैलकुलेट करके बताया था, कैलकुलेशन कैसे करी थी, कैलकुलेशन मैंने इस तरीके से करी थी, जो हमारी क्रैक की जो टोटल लेंथ है, जो क्रैक की हमारी टोटल लेंथ है, कैसे निकाली थी क्रैक की टोटल लेंथ, मुझे वर्टिकल दूरी पता थी g माइनस डी डैश, मुझे एंगल पता था 45 डिग्री का, मैंने क्या निकाल लिया था। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को एनालाइज करूं, इफ आई एनालाइज दिस ट्राइंगल, ये कितना निकल के आया था पोर्शन, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को एनालाइज करूं, इफ आई एनालाइज दिस ट्राइंगल, ये वैल्यू कितनी निकल के आई थी, d माइनस डी डैश निकल के आई थी, क्योंकि जो ट्राइंगल बना है उस ट्राइंगल के अंदर एंगल 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर और बेस बराबर निकल के आएंगे, परपेंडिकुलर एंड बेस विल बी इक्वल। तो एक क्रैक लेंथ में हमने शेयर रीइंफोर्समेंट निकाल लिया, टोटल क्रैक लेंथ पता थी, स्पेसिंग पता थी। अब यहाँ पे थोड़ा और सोचना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा और सोचना पड़ेगा, कैसे, जरा चेक करना है, फिर से डायग्राम बना के दें, अगेन द डायग्राम इज टू बी ड्रॉन। अब मैं इंक्लाइंड सिर्फ दे रहा हूँ और क्रैक मेरा इंक्लाइंड है एक दूसरे एंगल पे, जनरली कितना एंगल होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है, मैं जनरल एंगल ले लूंगा थीटा। पर इस बात को समझने के लिए अगले पेज पे क्या, फिर से कॉन्सेंट्रेट करके रखना, जब मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद मत बोलने लग जाना कि सर दोबारा बता दो, एक बार में ही डिटेल में बता देता हूँ सारी चीजें मैं। ये हमारी सपोर्ट है, दिस इज अवर सपोर्ट, ये हमारी बीम अभी आगे एक्सटेंड हो रही है, दिस बीम इज फर्दर एक्सटेंडिंग, तो ये बीम हमारी फर्दर एक्सटेंड कर रही है, तो बीम हमारी फर्दर एक्सटेंड कर रही है। अब हम कौन सी रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, इंक्लाइंड शियर रीइंफोर्समेंट, हैंगर बार, मेन लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, तो हैंगर बार हो गई, मेन लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट हो गई, देन ये डिस्टेंस निकल के आ गई d, ये डिस्टेंस निकल के आ गई d माइनस डी डैश, सो दिस डिस्टेंस इज d, दिस डिस्टेंस इज d माइनस डी डैश। अरे ये क्या हुआ, वापस आ गया, तो ये डिस्टेंस निकल के आ गई d माइनस डी डैश, d माइनस डी डैश। अब अगर बात करूं इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट की, inclined reinforcement की, so if I talk about inclined reinforcement, this is our inclined shear reinforcement, ये हमारी inclined shear reinforcement है। इंक्लिनेशन है एंगल अल्फा, इंक्लिनेशन है अल्फा एंगल का, स्पेसिंग मार्क कर सकते हैं जैसे पीछे मार्क करी थी, स्पेसिंग बिटवीन द रीइंफोर्समेंट, तो स्पेसिंग बिटवीन द रीइंफोर्समेंट, कौन सी रीइंफोर्समेंट, शेयर रीइंफोर्समेंट, ये हमारी स्पेसिंग है रीइंफोर्समेंट के बीच में, स्पेसिंग एसवी, स्पेसिंग एसवी, स्पेसिंग एसवी। देन हमारा क्रैक डेवलप होता है कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे डेवलप होता है, मैं जनरल थीटा ले रहा हूँ, आगे मैं 45 डिग्री लिख दूंगा। अब कॉन्सेंट्रेट करना बस इस बात के ऊपर, ये हमारा क्रैक है, दिस इज द क्रैक डेवलप्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा, ये क्रैक डेवलप हुआ हमारे एंगल थीटा के ऊपर। तो जब ये क्रैक डेवलप हुआ हमारे एंगल थीटा के ऊपर, जरा मुझे ये बताइए कि ये वाली दूरी कितनी होगी जो ब्लैक कलर से बना के दिखाई है, ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, जो भी मैंने वर्टिकल डिस्टेंस बनाई है कितनी है, d माइनस डी डैश निकल के आएगी, दिस विल बी d माइनस डी डैश। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कितनी निकल के आएगी, so this horizontal distance will also be how much, d minus d dash। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आ गई हमारी d माइनस डी डैश, यही है, इनटू व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है d माइनस डी डैश इनटू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है d माइनस डी डैश, बेस है हमारी x जो निकालनी है आपको, क्या लगा दिया, tan थीटा लगा दिया आपने, तो x की वैल्यू क्या हो गई, d माइनस डी डैश डिवाइड बाय tan थीटा, तो d माइनस डी डैश डिवाइड बाय tan थीटा यानी cot थीटा, तो ये डिवाइड हो गया किससे, tan थीटा से। अब जरा ये देखना, अब जरा एनालाइज करना,
इफ यू हैव प्रोवाइडेड द शेयर रीइंफोर्समेंट एज आई हैव शोन हियर, जो शेयर रीइंफोर्समेंट मैंने आपको दिखा रखी है, क्या ये सफिशिएंट होगी हमारे पूरे क्रैक को कवर करने के लिए? विल दिस रीइंफोर्समेंट बी सफिशिएंट टू कवर द इंटायर क्रैक? कहने का मतलब ये है कि जब मुझे क्रैक लेंथ कंसीडर करनी है, क्रैक लेंथ d माइनस डी डैश कॉस थीटा मत कंसीडर कर लेना, क्योंकि ये वाली रीइंफोर्समेंट ही सफिशिएंट नहीं है। मेरे को ये आखिरी वाली रीइंफोर्समेंट भी देनी पड़ जाएगी, किसको कवर करने के लिए? मेरे को ये आखिरी वाली रीइंफोर्समेंट भी देनी पड़ जाएगी क्रैक को कवर करने के लिए। पर अगर आपने d माइनस डी डैश बाय टेन थीटा को कंसीडर किया तो बस मैंने फर्स्ट और सेकंड वाली रीइंफोर्समेंट को ही कंसीडर किया है। पर वो जो तीसरी वाली रीइंफोर्समेंट दिखा रखी है इंक्लिनेशन पे, वो भी आपको कंसीडर करनी है, तभी आपके पूरे क्रैक की जो विड्थ है कंसीडर होगी। क्लियर है चीज? इसका मतलब मेरे को क्रैक लेंथ में एक और पोर्शन जोड़ना पड़ जाएगा। क्रैक लेंथ में कौन सा पोर्शन जोड़ना पड़ जाएगा, ये मैं आपको अलग कलर से दिखा रहा हूं। दिस आई एम शोइंग यू विद डिफरेंट कलर। जरा मुझे कोई बताएगा ये दूरी कितनी है? दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई जो हरे कलर से मैंने डिस्टेंस बताई है? दिस विल बी हाउ मच? d माइनस डी डैश बाय 10 अल्फा, क्योंकि एंगल हमारा अल्फा है, 10 अल्फा। तो लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने लास्ट वाली रीइंफोर्समेंट को छोड़ दिया तो मेरा पूरा क्रैक कवर नहीं हो पाएगा शेयर रीइंफोर्समेंट से। तो अगर मुझे पूरे क्रैक को कवर करना है शेयर रीइंफोर्समेंट से, तो मुझे क्रैक की लेंथ कितनी कंसीडर करनी पड़ेगी? आई हैव टू कंसीडर हाउ मच ऑफ द क्रैक लेंथ। निकाल लो। सो नाउ क्रैक लेंथ इज हाउ मच? ये मैं ऊपर लिख देता हूं क्रैक लेंथ। तो अब हमारी क्रैक लेंथ कितनी है? अब हमारी क्रैक लेंथ है, सो क्रैक लेंथ दिस इज इक्वल टू d माइनस डी डैश बाय टेन थीटा प्लस d माइनस डी डैश बाय 10 अल्फा। So what about the number of inclined reinforcement in one crack length? अब निकाला जा सकता है। So number of inclined shear reinforcement in one crack length, कैसे निकाले भैया इसको? क्रैक लेंथ डाली, क्रैक लेंथ कितनी है? d माइनस डी डैश कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या आया? कॉट थीटा प्लस कॉट अल्फा। डिवाइड कर देंगे किससे? डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालनी है, डिवाइड कर दिया जाएगा किससे? एसवी से। सो डिवाइडेड बाय एसवी। अब ये तो हमारी इंक्लाइंड शेयर रीइंफोर्समेंट है, जैसे हमारी इंक्लाइंड शेयर रीइंफोर्समेंट। तो इसमें जो फोर्स डेवलप होगा वो तो डेवलप होगा इंक्लिनेशन पे। मेरा शेयर है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये हमारी इंक्लाइंड शेयर रीइंफोर्समेंट है। दिस इज अवर इंक्लाइंड शेयर रीइंफोर्समेंट। इसमें जो टेंशन डेवलप हुई है वो तो डेवलप हुई है इंक्लिनेशन पे। इन दिस द टेंशन व्हिच इज डेवलप्ड एट एन इंक्लिनेशन। हमारा जो शेयर है वो कौन सी डायरेक्शन में है? हमारा जो शेयर है वो है वर्टिकल डायरेक्शन में। अवर शेयर इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब इंक्लाइंड शेयर रीइंफोर्समेंट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, वो कितनी निकल के आएगी? यहाँ थीटा 45 है, ये तो कंफर्म ही है। यहाँ थीटा 45 है, नहीं है कंफर्म, वो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू थी। तो दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू, और वो सिर्फ कहां पर होता है? सपोर्ट पे होता है। दैट इज ओनली एट दी सपोर्ट। हम जनरल बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन जनरल। तो हमारी जो इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट है रेजिस्टेंस ऑफर करेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, वो कितना होगा? सो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, दिस विल बी इक्वल टू, तो ये टी है, ऊपर वाला एंगल कितना है? अल्फा है। So this is equal to t cos alpha, this is equal to t sin alpha. So t sin alpha. तो एक कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। So component of the shear reinforcement of inclined direction in the shear force will be how much? t sin alpha. तो हम निकाल सकते हैं अब आगे। So we can say previous slide में क्या लिखा था? प्रीवियस स्लाइड में कुछ भी नहीं लिखा था। टोटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द शेयर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। सो टोटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय शेयर रीइंफोर्समेंट, तो टोटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय इंक्लाइंड शेयर रीइंफोर्समेंट
बाय इंक्लाइंड शेयर रीइंफोर्समेंट इन डायरेक्शन ऑफ शेयर, इन डायरेक्शन ऑफ शेयर। तो शेयर की डायरेक्शन में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? शेयर की डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी इक्वल टू 0.87 Fy इंटू ASV, ASV मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बार्स। नंबर ऑफ बार्स कितना है? आपको ये चीज दिख रही है जो मैं लिख रहा हूं? नहीं दिख रही है ये, तो इसको मैंने लिख दिया n। तो ये हमारा n है, मल्टीप्लाइड बाय n इंटू साइन एल्फा। सो मल्टीप्लाइड बाय n इंटू साइन एल्फा। इंक्लाइंड जब भी दे रखी हो तो वर्टिकल का कंपोनेंट लेना है। शेयर वर्टिकल डायरेक्शन में था, शेयर वाज इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, तो वर्टिकल कंपोनेंट ही लेंगे। इसको और सिंप्लीफाई किया, 0.87 Fy इंटू ASV d माइनस d डैश इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट एल्फा डिवाइड बाय SV इंटू साइन एल्फा। चलो अब बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं हमारा जो थीटा है वो जनरली कितना होता है? 45 डिग्री। सो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 45 डिग्री। d डैश इज मच लेस देन d, तो d माइनस d डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू d। तो इसका मतलब जो VUS है विच इज टाउ V माइनस टाउ C इंटू BD, ये किसके बराबर होगी? 0.87 Fy इंटू ASV इंटू D बाय SV। कॉस 45 डिग्री कितना है? कॉस 45 डिग्री कितना है? 1 है। साइन एल्फा अंदर आ जाएगा, तो साइन एल्फा। कॉट एल्फा इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू कॉस एल्फा बाय साइन एल्फा। साइन एल्फा कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया? साइन एल्फा कैंसल आउट हो गया, हमारे पास बच गया कॉस एल्फा। तो इसका मतलब कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगी? दिस मच ऑफ द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट। ध्यान रखना जो एल्फा है, हियर एल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री। एल्फा की वैल्यू जो है वो हमेशा 45 डिग्री से ज्यादा होती है, यानी कि मतलब है जो इंक्लाइंड स्टिरप्स हैं इनकी जो इंक्लिनेशन है ये 45 डिग्री से ज्यादा रखी जाती है। क्यों? अगर 45 डिग्री से कम रखोगे चांसेस है कि आपकी जो स्टिरप्स है वो स्लिप कर जाए। सो चांसेस आर देयर जो इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट विल स्लिप अवे, इसलिए अल्फा हमेशा 45 डिग्री से ऊपर रखा जाता है। कैसे आया लास्ट वाली में साइन अल्फा? कैसे आया? हर बार बोला है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग द डाउट अपना दिमाग चलाया करो, डायरेक्टली मत कूद पड़ा करो उसके ऊपर। इंस्टेड ऑफ आस्किंग द डाउट मतलब कैलकुलेट तो किया नहीं आपने, यहाँ बैठ के बस टीवी देख रहे हो, टीवी पे बस हाँ 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 ऐसे हो रहा है। एक बार देखो ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, डी डैश की वैल्यू मच लेस देन डी, डी माइनस डी डैश की वैल्यू डी। इसके बाद अगर खुद कैलकुलेट किया होता, इसके बाद अगर खुद कैलकुलेट किया होता तो आपको ये डाउट आता ही नहीं कि लास्ट वाली में साइन अल्फा कैसे आया। सर एन के साथ साइन अल्फा क्यों मल्टीप्लाई कर दिया है? एक बार बोलो। एन के साथ, अरे कॉम्पोनेंट लिया ना टी साइन अल्फा, वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहे हो ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द शेयर। शेयर की डायरेक्शन कौन सी है? वर्टिकल डायरेक्शन है। आपने इंक्लाइंड स्लिप्स लगा रखे हैं, इसमें जो भी टेंशन डेवलप होगी वो इंक्लिनेशन पे होगी, वो इंक्लिनेशन पे दिखा रखी है, पर मेरा शेयर तो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आया? टी साइन अल्फा आया, तो साइन अल्फा लगा रखा लास्ट में। आया आखिरी वाली लाइन में साइन अल्फा कैसे आया है? लो भैया मेरी गलती थी, इट वॉज माई मिस्टेक कि मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया कॉट 44, ये मेरी गलती थी, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। लास्ट वाली लाइन में साइन अल्फा कैसे आया? तो लास्ट वाली लाइन में साइन अल्फा ऐसे आया, कॉट अल्फा, फिर ये होता है कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा इनटू साइन अल्फा। सो VUS इज इक्वल टू 0.87 Fy ASV D by SV 1 plus cos alpha by sin alpha into sin alpha. So this is equal to 0.87 Fy ASV D by SV sin alpha plus cos alpha into sin alpha by sin alpha। फिर sin alpha मैंने काटा, फिर वैल्यू आई हमारी 0.87 Fy ASV D by SV इंटू साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। अब शायद समझ में आ गया होगा।
अब आ गया होगा समझ में लास्ट वाली लाइन में कैसे निकल गया है साइन अल्फा। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू। चलो ये हमारा दूसरा ऑप्शन था, दिस वॉज अवर सेकेंड ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? थर्ड ऑप्शन है बेंट अप बार्स विद वर्टिकल सिरप्स। सो थर्ड ऑफ द ऑप्शन इज, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास बेंट अप बार्स विद वर्टिकल सिरप्स। अब बेंट अप बार क्या होते हैं? व्हाट आर दीज बेंट अप बार्स? बेंट अप बार्स क्या होते हैं? अब इसके एनालिसिस करते हैं, दैट विल डू। बेंट अप बार्स हमारी मेन रीइंफोर्समेंट ही होती है। सो बेंट अप बार्स आर द मेन टेंसाइल रीइंफोर्समेंट विच आर बेंट एट एन एप्रोप्रिएट लोकेशन। तो बेंट अप बार हमारी मेन टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है जिसको आपने बेंट कर दिया किस पे? एप्रोप्रिएट लोकेशन पे। इसको हम टेक्निकली क्या बोल देंगे? बेंट अप बार बोल देंगे। अब बेंट अप बार की दिक्कत क्या है या बेंट अप बार के ड्रॉबैक क्या है? इसमें कोई डबल एक्शन नहीं आएगा, इट विल नॉट एनहेंस द डबल एक्शन, क्योंकि ये मेन बार को ही आपने बेंट किया हुआ है। पर एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये निकल के आता है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। रीजन बीइंग वी आर नोन टू द फैक्ट कि जैसे जैसे हम सपोर्ट पे आते जाएंगे जो बेंडिंग मोमेंट है कम होता जाएगा। पर आपने जो मेन रीइंफोर्समेंट निकाल रखी है वो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रखी है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है आपके बीम के सेंटर पे, मिड स्पैन पे। तो जो कोने वाली मेन रीइंफोर्समेंट होती है वो वेस्ट होती है, मतलब उसका कोई काम नहीं होता। तो हमने उसको काम में ले लिया, क्या करने के लिए? शेयर रीइंफोर्समेंट को अवॉइड करने के लिए। तो फायदा ये निकल के आएगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ड्रॉबैक ये निकल के आया कि ये डबल एक्शन को एनहांस नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि बेंट अप बार कभी भी अकेले नहीं दिए जाते, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में होते हैं। किसके? वर्टिकल बार्स के। तो वर्टिकल सिर्फ तो होगी, साथ में बेंट अप बार दे देंगे, और बेंट अप बार से आधे से ज्यादा काम नहीं करवाएंगे। कहने का मतलब है जितना भी शेयर रजिस्ट करवाना है उसका एट मैक्स 50% रजिस्ट कराएंगे बेंट अप बार से, बाकी सारा रजिस्ट कराएंगे किससे? वर्टिकल रीइंफोर्समेंट से। तो इसलिए बेंट अप बार कभी भी अकेले नहीं दी जाती। मेरे ख्याल से पूरी बात क्लियर है, क्लियर है। तो बेंट अप बार्स विद वर्टिकल सिरप्स, तो बोल सकते हैं क्या होते हैं बेंट अप बार्स? सो वी कैन से बेंट अप बार्स, we can say bent up bars are the main tensile reinforcement bent at an angle, bent at an angle at appropriate location, at appropriate location, ये appropriate location में bend किया। these bars do not enhance, ये बार क्या नहीं करते? these bars do not enhance dowel action of the main longitudinal bars, main longitudinal bars, ये मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स की डबल एक्शन को इनहेंस नहीं करते हैं। hence are always provided in combination, with vertical stirrups। ये हमेशा वर्टिकल सिरप्स के साथ ही दिए जाते हैं। क्लियर है पूरी कहानी? कभी भी अकेले नहीं देंगे इनको, विल नेवर बी प्रोवाइडेड सेपरेटली। बना के दिखा देता हूं उसे मैं अब। नाउ आई हैव टू ड्रॉ इट।
ये लो भैया बना के दिखा दिया। ये हमारी बीम है, दिस इज दी सपोर्ट। मेन बार कोई बेंड किया हुआ है, तो मेन बार कोई बेंड किया हुआ है। अब हर बार में आपको मेन बार एक लाइन में दिखाता था, बाकी सारे बार एक दूसरे के पीछे होते थे, बाकी सारे बार एक दूसरे के पीछे होते थे। रेस्ट ऑल दी बार्स वर बिहाइंड इट। इस बार मैं आपको क्या कर रहा हूं, इस बार भी मैं आपको वैसे दिखा रहा हूं पर बेंट करके दिखा रहा हूं बार को विद नंबरिंग। अब नंबरिंग भी दे रहा हूं मैं, सो नंबरिंग इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड। तो अब आप मुझे बताओगे कि टोटल कितने बार थे, हाउ मेनी बार्स वर देयर। तो ये हमारे बेंट अप बार्स हैं, दीज आर अवर बेंट अप बार्स। तो ये हमारे बेंट अप बार्स मैंने मार्क करके दे दिया आपको। सो दीज आर अवर बेंट अप बार्स व्हिच आर बीइंग मार्क्ड। तो ये बेंट अप बार्स मार्क करके दे दिए। सो दिस वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन, जो दूरी है शुड नॉट बी ग्रेटर देन √2d। ये √2d से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये दूरी भी √2d से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस डिस्टेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन √2d। कैसे निकल के आया आगे बता दूंगा। फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द बेंट अप बार। तो ये हमारे बेंट अप बार्स हैं, दीज आर आवर बेंट अप बार्स। सो दीज आर आवर बेंट अप बार्स। अब टोटल कितने बार थे आप खुद बताओगे। ये रूफ जब बना था तो एंड पे ऐसे दिखा था, चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 1 2 3 4। तो एक और चौथा, ये हमारा पहला बार है और चौथा बार है, ये हमारा पहला बार है और चौथा बार है, ये दूसरा बार है और तीसरा बार है। अब इस बात को समझने के लिए मैंने आपको क्रॉस सेक्शन बना के दिखाई। टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट आई हैव शोन द क्रॉस सेक्शन। मैंने क्रॉस सेक्शन को कट किया, तो मैंने क्रॉस सेक्शन को कट किया दो अलग अलग जगहों पे। आई हैव कट द क्रॉस सेक्शन एट 2 डिफरेंट लोकेशंस। तो दो अलग अलग जगहों पे क्रॉस सेक्शन कटी हुई है। तो दिस क्रॉस सेक्शन इज बीइंग कट एट 2 डिफरेंट लोकेशंस। मेरे ख्याल से ओवरलैप हो जाएगी ये, मेरे ख्याल से ओवरलैप हो जाएगी वीडियो के ऊपर। अरे यार चलो कोई बात नहीं, साइड में जगह दिख रही है यहाँ पे। तो साइड में जगह दिख रही है, थोड़ा ऊपर करके बना देता हूँ ना। ये हमारे 4 बार्स हैं, दीज आर अवर 4 बार्स। ये हमारे 4 बार है, 1 2 3 4। ये सेक्शन मैंने कहाँ कट करके दिखाया है, दिस इज ए, दिस इज बी सेक्शन। ये हमारा बी सेक्शन है। तो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। दिस इज अवर सेक्शन ए एंड दिस इज अवर सेक्शन बी। तो दोनों सेक्शन के नाम भी दे दिए आपको यहाँ पे। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ बोथ द सेक्शन इज आल्सो बीइंग गिवन टू यू। तो दिस इज सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन बी। तो जब मैं ए सेक्शन देखूंगा, जब मैं ए सेक्शन देखूंगा कितने बार दिख रहे हैं मुझे वहां पे, मुझे चारों के चारों बार दिख रहे हैं। पर जब मैं बी सेक्शन देखूंगा मुझे बस 2 ही बार दिखेंगे, आई विल बी एबल टू सी ओनली 2 बार्स। तो मुझे बस 2 ही बार दिखेंगे, पहला और चौथा बार। और बाकी वाले दोनों बार कहाँ आ गए हैं, बाकी वाले दोनों बार उठ के कहाँ आ गए हैं, वो ऊपर आ गए हैं। तो बार नंबर 2 and 3 आर नाउ एट द टॉप। ये बार नंबर 2 है, बार नंबर 3 है, बार नंबर 1 है, बार नंबर 4 है। बाकी 2 बार उठ के बेंट होके ऊपर चले गए हैं। तो बेंट अप बार भी शेयर की डायरेक्शन में कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, टी कॉस अल्फा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। दे विल ऑफर टी कॉस अल्फा रेजिस्टेंस ओनली। क्लियर है पूरी अरेंजमेंट ये। तो अगर आपने एक ही जगह पे सारे बार को बेंट कर दिया है तो ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, हाउ मच ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी ऑफर्ड बाय दिस। तो इफ ऑल बार्स आर बेंट, इफ ऑल बार्स आर बेंट एट अ सिंगल लोकेशन, तो ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर देगा अगेंस्ट शेयर। इफ ऑल बार्स आर बेंट एट सेम लोकेशन, एट सेम लोकेशन, अगर सारे बार बेंट हो गए सेम लोकेशन पे, देन VUS विल बी हाउ मच। अब तो मैं डिराइव करके नहीं बता रहा, डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूं मैं। अगर सारे बार आपने एक ही लोकेशन पे बेंड कर दिए, 0.87 FYASV इंटू साइन अल्फा। So all the bars, सर here हैंगर बार्स रहेगा। हैंगर बार क्यों रहेंगे, अगर वर्टिकल रीइंफोर्समेंट है उसके लिए रहेंगे ना, इनके लिए थोड़ी ना रहेंगे। वो जो वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट है उनके लिए होंगे ना।
नो बेंट अप बार विल बी प्रोवाइडेड बियॉन्ड L/4। बेटा अभी मैंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताई, अभी मैं सिर्फ बेंट अप बार की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने स्पेसिफिकेशन की बात ही नहीं करी, अभी सारा कॉन्सेंट्रेशन बेंट अप बार के ऊपर है। इधर उधर भटकते हो, इतना टाइम हो गया मेरे से पढ़ते हुए, कम से कम ये चीज तो सीख लेते कि जो टॉपिक चल रहा होता है सारा फोकस वही होता है। हजार तरह के डाउट पूछते हो, सिर्फ मैं अपने टॉपिक की बात कर रहा होता हूँ वहां पे। मैं बात कर रहा हूँ बेंट अप बार की, नो बार विल बी गिवन बियॉन्ड दैट। तो अगर सारे बार एक ही जगह पे बेंड हुए, जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये वर्टिकल शेयर के अगेंस्ट विल बी टी कॉस अल्फा, टी साइन अल्फा, और साइन अल्फा वाला कंपोनेंट सेम पीछे वाला है। वापस से दोबारा बना के दिखा देता हूं, कुछ लोगों को वापस समझ में नहीं आएगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस ऑफर आएगा वो होगा टी साइन अल्फा। सो ये रेजिस्टेंस है टी, ये है अल्फा, ये है टी कॉस अल्फा, दिस इज टी साइन अल्फा। तो डायरेक्टली ये वैल्यू मैंने लिख दी। इस बार मैंने डिराइव नहीं करके दिखाया, जैसे पीछे बार डिराइव किया था, बहुत टाइम लगता है उन चीजों के अंदर। ये हमारा वर्टिकल शेयर है। पर अगर हमने बेंट अप बार अलग अलग जगह पे बेंट किए हुए हैं, अगर हमने बेंट अप बार अलग अलग जगह पे बेंट किए हैं, जैसे आपने पीछे क्या प्रोवाइड की थी, इंक्लाइंड सिनप्स प्रोवाइड की थी, उसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये। तो अगर मैंने बेंट अप बार अलग अलग जगह पे प्रोवाइड कर रखे हैं, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है, उस कंडीशन में कितनी शेयर रीइंफोर्समेंट होगी वो भी लिख सकते हैं। सो इफ बेंट अप bars are bent at different locations, अब VUS कितना है, 0.87 FY ASV sin अल्फा प्लस cos अल्फा डिवाइड बाय SV। क्लियर है पूरी कहानी? तो सेम तो पीछे वाली कहानी बन गई, एग्जैक्टली सेम स्टोरी। अब ये जो मैंने कंडीशन लिख के दी है आपको कि जो बेंट अप बार की दूरी है सपोर्ट से स्क्वायर रूट ऑफ 2d से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और बेंट अप बार के बीच की जो स्पेसिंग है रूट 2d से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों ही बात वैलिड है यहाँ पे। ऐसा क्यों रखा गया? फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ द बेंट अप बार। तो ये हमारी कोडल प्रोविजन है। दिस इज अवर, ये क्या हो गया, अरे भाई रीलोड, ये क्या आ गया अब, कल भी यही हुआ था ना, आ गया, वापस आ गया, ओपन इन बोर्ड। हाँ, तो ये प्रोविजन हमने क्यों प्रोवाइड कर रखा है? ये प्रोविजन हमने इसलिए प्रोवाइड कर रखा है फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ बेंट अप बार। फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ बेंट अप बार, बेंट अप बार की इफेक्टिवनेस के लिए आपको स्पेसिंग बेंट अप बार्स की और उसकी दूरी फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2d से ज्यादा नहीं रखनी। सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप बेंट अप बार को प्रोवाइड नहीं करोगे आफ्टर L/4। क्यों? L/4 बाद आप कौन से रीजन में एंटर कर जाओगे? अगर दोनों सपोर्ट से L/4 रीजन नापू मैं, अगर मैं दोनों सपोर्ट से प्रीवियस, अरे यार चलो कोई बात नहीं, अगर दोनों सपोर्ट से L/4 रीजन डिस्टेंस मेजर करें, दिस इज अवर सपोर्ट, so this is our support. So from either of the support if I measure L/4 distance, तो हम किस में एंटर कर गए? हम तो सेंट्रल स्पैन में एंटर कर गए, वी हैव एंटर्ड इनटू द सेंट्रल स्पैन। और सेंट्रल स्पैन में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है? सेंट्रल स्पैन में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है? हुज मैग्नीट्यूड इज मोर इन सेंट्रल स्पैन? जो सेंट्रल स्पैन है इसमें बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, आप मेन बार को कर्टेल नहीं कर सकते, आप मेन बार को कर्टेल नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। इसके लिए मैं आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के दिखा देता हूं। फॉर दिस आई एम शोइंग द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इसका मतलब ये है L/4 के बाद बेंट अप बार नहीं प्रोवाइड की जाती। तो बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा होता है इस रीजन में, इसीलिए बेंट अप बार को नहीं प्रोवाइड किया जाता इस रीजन के अंदर। सो वी कैन से हेंस
नो बेंट अप बार is provided beyond L by 4. No bent up bar is provided beyond L by 4 distance from supports. क्लियर है? DSB होगा सर, D रह गया, कहां पर D रह गया? नेक्स्ट में ASV, हाँ D के लिए दूरी बना देता हूं, तो वो D छूट गया मेरे से, D के लिए जगह बना देता हूं यहाँ पे। सो ASV D by SV। चलो आप कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। क्लियर है? लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, लास्ट पॉइंट क्या बताया था? कंट्रीब्यूशन ऑफ द बेंट अप बार, कंट्रीब्यूशन ऑफ द बेंट अप बार शुड नॉट बी मोर देन द 50% ऑफ द शेयर टू बी रजिस्टर्ड। कंट्रीब्यूशन जो होगा बेंट अप बार का 50% से ज्यादा नहीं हो सकता जो शेयर आपको रजिस्टर करना है। तो नोट करके डायरेक्टली मेंशन किया कि कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इट शुड बी मिनिमम ऑफ पहला 50% ऑफ द शेयर टू बी रजिस्टर्ड, टाउ वी माइनस टाउ सी डिवाइड बाय 2 इंटू BD। जितना भी शेयर रजिस्टर करना था उसका 50%। ऐसा भी तो केस हो सकता है कि बेंट अप बार की शेयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी 50% ऑफ शेयर अप्लाइड से क्या हो, कम हो। दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो हम लिख सकते हैं दूसरा केस कौन सा? मैक्सिमम शेयर फोर्स दैट कैन बी रजिस्टर्ड बाय बेंट अप बार। सो मैक्सिमम शेयर दैट कैन बी रजिस्टर्ड बाय बेंट अप बार, दैट कैन बी रजिस्टर्ड बाय बेंट अप बार, मैक्सिमम शेयर जो बेंट अप बार रजिस्ट कर सकता है। कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें सब किसी के लिए। ये रहा लास्ट स्लाइड हमारा, दिस इज अवर लास्ट स्लाइड। तो अब जितनी भी टेक्निकलिटीज थी वो सारी बता दी आपको, वॉट एवर टेक्निकलिटीज वर इन्वॉल्व, ऑल द टेक्निकलिटीज आई हैव डिस्कस्ड। ये हमारा 5वां स्टेप था, दिस वाज अवर 5th स्टेप। उस टाइम खुद कर रहा था, आप बोल दिए कि 45 नहीं होगा इसलिए मैंने, तो बेटा ऊपर लिखा तो है मैंने, देखो ना, ये देखो मैंने लिखा है ऊपर, मैंने तो ये लिखा ना, इसके बाद कैलकुलेशन करी ना, इससे पहले थोड़ी कैलकुलेशन करी है। लिखा थीटा 45 डिग्री है, डी डैश की वैल्यू क्योंकि बहुत छोटी है डी से, डी माइनस डी डैश की वैल्यू डी है। इसके बाद ये वैल्यू डाली, इसके बाद जब वैल्यू डाली थी उसके बाद मैंने आंसर लिखा था, इससे पहले नहीं लिखा था। प्रायर टू दिस इट वाज नॉट मेंशन्ड। तो जब डाटा मेंशन किया उसके बाद रिजल्ट लिखा है ना, वो उससे पहले थोड़ी लिखा है रिजल्ट। नोट कर लिया सबने? अब बस एक स्टेप बचता है, वो स्टेप कल कर लेंगे। सो टुमारो विल कंप्लीट द डिजाइनिंग ऑफ द शेयर। कल जो भी डिजाइनिंग है शेयर की वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो टुमारो विल ट्राई टू फिनिश ऑफ दिस। कल कोशिश करेंगे खत्म हो जाए शेयर की डिजाइनिंग। तो शेयर डिजाइनिंग कल परसों 2 क्लासेस लग जाएंगी हमारी, 2 ऑफ द क्लासेस विल बी इन्वॉल्व। 2 क्लासेस में हमारा शेयर का डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लासेस विल बी रिक्वायर्ड। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।